संजय डोभाल जी निर्दलीय जब चुनाव लड़े विधानसभा का, उनको इस आधार पे वोट नहीं पड़ा था कि उन्होंने शराब और ये सब पिलाई थी। उनको इस आधार पे वोट पड़ा था, वो पिछले 10 वर्षों से लोगों के पैरों के बीच में पड़े हुए थे। उनको अपने उनके आचरण पे वोट पड़ा था, उनके बिहेव पे वोट पड़ा था। अगर विनोद डोभाल जी उस कैलकुलेशन को अपने ऊपर घटा रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। कपिल देव रावत जी कपिल देव रावत हैं, भगवान कृष्ण नहीं है कि नारायणी सेना कौरवों को दे दी और खुद पांडवों के साथ रहेंगे। तो ये संभव नहीं है। बदले की भावना से कुछ प्राप्त नहीं होता राजनीति में। राजनीति में धैर्य से प्राप्त होता है, और ये धैर्य हमने हरीश रावत जी से सीखा है। निर्दलीय लोग उस फाइट से कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आएंगे, चाहे उनके पास धन बल की कितनी ही ताकत हो, चाहे शराब, दारू, मुर्गा, कुछ भी हो, कोई कितना ही फैला दे। ये बड़कोट की जनता है। ये बड़कोट की वो जनता है जिसने 1923 में राजशाही के विरोध में तिलाड़ी गोली कांड कर दिया था। अब चीजों को हम देख के चले तो कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस पार्टी का एक बैकफुट पे होना क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का खुद का फेलियर है, जो जिस तरीके से आज एक विपक्ष की भी भूमिका कांग्रेस सही से नहीं निभा पा रहा है। कहां पे लग रहा है आपको ऐसा कि विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है? देखिए, कांग्रेस के साथ आज मीडिया नहीं है, और जितने अन्य ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ये भी भाजपा की बी टीम है। बस दुर्भाग्यवश उनको टिकट नहीं मिला। कोई हिंदू विश्व परिषद चला रहा था, कोई मुसलमानों को भगाने का काम कर रहा था, कोई कुछ और क्रांति कर रहा था। तो ये सब भाजपा के लोगों में, और भाजपा के जब अंदर जब इतनी बड़ी फूट पड़ी है तो कांग्रेस के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस कहां पे कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कैडर वोट आज पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में खड़ा है। अभी तो हमारा झंडा, पर्चा, बिल्ला, गमछा नहीं पहुंचा है। जिस दिन कांग्रेस का झंडा, बिल्ला, गमछा यहां पहुंच गया, जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, इस प्रदेश स्तर के नेता, स्थानीय स्तर के नेता इस चुनाव के मैदान में कूदेंगे, उस दिन निर्दलियों की जो हवा है वो सारी गायब हो जाएगी। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश, और चुनावी सरगर्मियों के बीच जो है आज हम आप लोगों को फिर जोड़े चलते हैं नगर पालिका बड़कोट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल रावत जी से। किस तरीके से चुनावी समीकरणों पे फेरबदल दिख रहा है, तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बदलते धीरे धीरे दिख रही है। एक और कपिल देव रावत का नामांकन रद्द होना, दूसरी ओर कपिल देव रावत के समर्थकों का निर्दलीय प्रत्याशी विनोद डोभाल को समर्थन देना, और दूसरी ओर तमाम अन्य जितने भी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, क्या पूरी समीकरण है। सबसे पहले स्वागत करते हैं विजयपाल रावत जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद धीमेंद्र जी। आपके चैनल से हमेशा एक सहयोग मिलता है, एक आपकी आवाज है पूरी रवाई घाटी में, जो कहीं ना कहीं जनमत को तैयार करने का कार्य करती है। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। रावत जी, जिस तरीके से देख रहे हो चुनावी सरगर्मियां उठापटक बड़ी तेजी से चल रही है, एक और अचानक से निर्दलीय प्रत्याशी जो कपिल देव रावत जी थे, उस दिन भी हमने आपसे वार्ता की जब वो तमाम चीजें, वो घटनाक्रम कुछ ही देर में होने वाला था, लेकिन उससे पहले हमने जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो विजयपाल रावत जी हैं, आपसे हमने बात की थी। और आज भी किस तरीके से आप ये पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? मैंने उस दिन भी कहा था कि कपिल देव एक पोटेंशियल कैंडिडेट है इस नगर पालिका चुनाव का। दुर्भाग्यवश या साजिशवश कहे, उस बेचारे छोटे भाई का हमारे नामांकन रद्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कराया गया, और अभी भी कपिल देव का ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर है। तो उसकी प्रतिबद्धता का सलाम है कि अभी भी वो किसी पार्टी के अंदर खड़ा है। जिस पार्टी ने उसका टिकट काटा, जिस पार्टी ने उसका नामांकन रद्द किया, फिर भी उसी पार्टी को सपोर्ट करा, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। यही उनका मुझे लगता है ऑफिशियली बयान है। जहां तक उनके समर्थकों का जो समर्थन है वो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी श्री विनोद डोभाल जी को मिलने की आप बात कह रहे हैं, और आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा इसमें क्या मानना है। जी, किस तरीके से मतलब ये पूरा घटनाक्रम और तमाम चीजें, आप भी कहीं ना कहीं ग्राउंड में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, नगर पालिका बड़कोट में लगातार आप भ्रमण पे हैं, और इस बीच जो है ये इंसिडेंट होता है कि समर्थक अचानक से जो है मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि उस टीम के लीडर कपिल देव रावत है, और कपिल देव रावत अगर उस टीम के लीडर हैं तो कपिल देव रावत को निर्णय लेना है।
और कपिल देव रावत को ऐसा निर्णय लेना है कि भविष्य में जब वो दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़े या अन्य कोई भी चुनाव लड़े, भगवान करे विधायक का चुनाव लड़े, भगवान करे लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन उस दिन जो ये निर्णय है उसकी गूंज रहे। उनके पास अपना समर्थन देने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन देने के लिए बहुत से विकल्प मौजूद थे, जिसमें से सबसे पहले आता है उनके घर, गांव, माटी, ये जो बड़कोट गांव है उसका एक प्रत्याशी अजय रावत, जो कि एक आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा, जो भाजपा का एक सदस्य रहा, एक सज्जन व्यक्ति है, उसके ऊपर भी कोई दुराचार, किसी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है, उसको सपोर्ट करता। तो कम से कम एक जो इतिहास रहा है कि बड़कोट गांव से आज तक सीट बाहर न गई, शायद उसको कायम करने में कपिल देव रावत सक्षम होते। आपने उनको समर्थन नहीं किया। आपके नजदीक के लगे हुए छटाना गांव में सबसे सज्जन व्यक्ति पूर्ण सिंह रावत जी, आप उनको समर्थन देते। आपकी भाई बंदी बिरादरी और समाज आपके साथ खड़ा होता। आपको अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा ही थी, अगर कपिल देव के समर्थकों को कपिल देव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की परवाह होती, राजनीतिक भविष्य की चिंता होती, तो ठीक है, भाजपा ने अगर उनके साथ धोखा किया तो उनको कांग्रेस पार्टी का दामन थामना चाहिए था। मैं विजयपाल रावत आज आपके चैनल से घोषणा करता हूं और मैं स्पष्ट कहता हूं, मेरी आयु आज 45 वर्ष है। ये मेरी जिंदगी का नगर पालिका का पहला चुनाव है। अगर मैं चुनाव जीत गया तो भी ये आखिरी चुनाव है, और अगर हार गया तो भी आखिरी चुनाव है, क्योंकि अगला चुनाव 5 वर्ष बाद 50 वर्ष का मैं हो जाऊंगा। आरक्षण का जो रोटेशन है वो घूमेगा तो मैं 55 वर्ष का हो जाऊंगा। 55 वर्ष की आयु में मैं नहीं चाहूंगा कि मैं किसी 20-30 साल के नौजवान के साथ चुनाव लड़ूं। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैंने शासन का चुनाव 20 साल पहले लड़ा था, आज मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ रहा हूं। आगे मैंने विधानसभा का लड़ूंगा, लोकसभा का लड़ूंगा, भगवान ने चाहा तो संगठन में भी काम करूंगा। मेरे सामने राजनीति के तमाम रास्ते खुले हैं। लेकिन कपिल देव का अगर भविष्य कहीं पे था तो कांग्रेस में था। विनोद डोभाल को समर्थन करने का फैसला मैं उनका इसलिए गलत मानता हूं क्योंकि विनोद डोभाल जी के बड़े भाई श्री संजय डोभाल जी जब विधानसभा का चुनाव लड़े थे, पूरी रवाई घाटी जानती है, पूरी यमुना विधानसभा जानती है। उन्होंने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मेरे नौजवान साथी हंसपाल बिष्ट को नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ाने का वादा किया था। आज कहां है हंसपाल बिष्ट? आज क्यों नहीं हंसपाल बिष्ट को चुनाव लड़ा रहे? आज क्यों संजय डोभाल जी के चुनाव लड़ने के बाद अचानक से विनोद डोभाल जी ने कहा मैं चुनाव लड़ता हूं? क्या किसी राजनीतिक दल के अंदर एक तरह का परिवारवाद पैदा हो गया है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं हंसपाल के लिए न्याय चाहता हूं। जिस हंसपाल ने पूरी जीवन कांग्रेस में काटी, पूरा जीवन कांग्रेस में काटा और संजय डोभाल के समर्थन में ओपन उतर कर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हो गया, उस हंसपाल बिष्ट का भविष्य क्या है? हमारे बीच में इस समय श्री शोभेंद्र सिंह राणा जी, पूर्व सैनिक, वो आज चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी यही कहते हैं कि भैया विधानसभा चुनाव में संजय डोभाल जी लोगों ने लिखित समझौता चक्कर गांव के भीतर किया था कि हम अपना समर्थन शोभेंद्र सिंह राणा जी को देंगे और वो हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट रहेंगे। आज वो भी उसी धोखे के कारण चुनाव लड़ रहे हैं। तो दो जब प्रत्यक्ष उदाहरण उनके सामने हैं जिनके साथ उनका कमिटमेंट था, तो कपिल देव के साथ भविष्य का क्या कमिटमेंट है? जिनकी कपिल देव रावत जी ने भाजपा नहीं छोड़ी है। ये हमने जब उनसे वार्ता की, उन्होंने कहा हम भाजपा के सिपाही हैं। और कपिल देव रावत जी कपिल देव रावत हैं, भगवान कृष्ण नहीं है कि नारायणी सेना कौरवों को दे दी और खुद पांडवों के साथ रहेंगे। तो ये संभव नहीं है। अगर उनका इतना कंट्रोल अपने कार्यकर्ता पे नहीं है, अगर उसका कार्यकर्ता इस आवेश से चुनाव लड़ रहा है कि उसको अतुल रावत से बदला लेना है, तो जो ये बदले की भावना होती ना, ये राजनीति में सिर्फ नुकसान करती है। बदले की भावना से कुछ प्राप्त नहीं होता राजनीति में। राजनीति में धैर्य से प्राप्त होता है, और ये धैर्य हमने हरीश रावत जी से सीखा है। हमने अपने राजनीतिक मूल्यों को अपने पूर्व के राजनेताओं से सीखा है। जिस व्यक्ति के अंदर राजनीति में धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, वो 4 कदम में ठोकर खा के गिर जाएगा। तो राजनीति के लिए जनता के समर्थन से बड़ा अपना धैर्य होता है। धैर्य की परीक्षा होती है राजनीति में। 2013 में मैंने अतुल रावत जी के साथ कांग्रेस से टिकट मांगा। पार्टी ने निर्णय लिया कि अतुल रावत जी चुनाव लड़ेंगे। हमने तो विद्रोह नहीं किया। 2017 में मैंने सुखदेव रावत जी के लिए विधानसभा का टिकट मांगा, पार्टी के लिए, उनके समर्थन में था। पार्टी ने उठा के संजय डोभाल जी को टिकट दे दिया। हमने तब भी धैर्य रखा। आप सोचिए, अगर उस दिन मैं कोई ऐसी हरकत कर देता, पार्टी विरोधी हरकतें, तो क्या आज मैं स्वाभिमान से पार्टी के साथ खड़ा हो पाता? या आज अगर मुझे टिकट मिला है पार्टी का, तो क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा हो पाता? नहीं हो पाता। तो ये जो निर्णय है,
ये थोड़ा सा राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है। जबकि मैं आज जानता हूं और आप जानते हैं और इस नगर पालिका बड़कोट के लोग जानते हैं, कपिल देव के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कपिल देव के इच्छा के बिना कहीं नहीं जा सकते, ये अटूट सत्य है। लेकिन इससे पहले रावत जी, हमने कपिल देव के कार्यकर्ताओं से भी बात की। जो कार्यकर्ता हमें उस दिन रैली में एक जन सैलाब, बड़ा जन सैलाब जहां दिख रहा था, जो रैली में समर्थन में दिख रहे थे, वो उन लोगों से जब हमने वार्ता की, वो कह रहे हैं कि यदि उनके अंदर भी कहीं रोष देखने को मिला और जो उन्होंने बातें बताई, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें लगा कि कपिल को तो चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया, लेकिन ऐसा कौन प्रत्याशी हो सकता है जो हमने बिल्कुल, और हम उसके समर्थन में अपने स्व इच्छा से गए हैं। देखिए, ये इतिहास में पहला नगर पालिका का चुनाव है जिसमें लगभग 24 से 25 दिन का समय मिला है। अधिकतर जो चुनाव होते हैं वो 7 से 12 दिन के भीतर सिमट जाते हैं। तो इतने लंबे चुनाव में आपने 5 और 6 तारीख के बीच में तय कर दिया कि कौन प्रत्याशी जीत रहा है, तो यही राजनीतिक अपरिपक्वता है और यही धैर्य की कमी है। राजनीति का जो असली वातावरण तैयार होगा बड़कोट नगर पालिका के अंदर, वो 15 जनवरी के बाद तैयार होगा और 18-19 तारीख आते आते पूरा समीकरण बदल के रह जाएगा। इस बड़कोट का इतिहास रहा है, निर्दलीयों के यहाँ पे कभी कोई स्थान नहीं रहा, राजनीति में कभी कोई स्थान नहीं रहा। स्वर्गीय बुद्धि सिंह रावत जी उक्ता सूरत से चुनाव लड़े थे, उस समय पार्टी सिंबल अलॉटमेंट नहीं होता था, लेकिन जब से पार्टी सिंबल अलॉटमेंट हुआ है, यहाँ पे अधिकतर समय कांग्रेस चुनाव जीती है। और उसके मुझे लगता है 2 बार, एक बार जसोदा राणा जी के टाइम पर, एक बार शायद बुद्धि सिंह रावत जी जो आखिरी चुनाव लड़े थे वो भाजपा के टिकट पर लड़े थे, सिर्फ 2 बार भाजपा विजय हुई है। तो निर्दलियों का कभी कोई इतिहास नहीं रहा है। और मेरा जो अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन कहता है कि यहाँ पे एंड ऑफ द डे बीजेपी कांग्रेस ही फाइट में रहेगी, निर्दलीय लोग उस फाइट से कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आएंगे। चाहे उनके पास धन बल की कितनी ही ताकत हो, चाहे शराब, दारू, मुर्गा, कुछ भी हो, कोई कितना ही फैला दे। ये बड़कोट की जनता है, ये बड़कोट की वो जनता है जिसने 1923 में राजशाही के विरोध में तिलाड़ी गोली कांड कर दिया था। बड़कोट गांव को तोड़ना या बड़कोट बाजार के लोगों को पैसे और शराब में मोबिलाइज करना, ये आसान बात नहीं है। संजय डोभाल जी निर्दलीय जब चुनाव लड़े विधानसभा का, उनको इस आधार पे वोट नहीं पड़ा था कि उन्होंने शराब और ये सब पिलाई थी, उनको इस आधार पे वोट पड़ा था वो पिछले 10 वर्षों से लोगों के पैरों के बीच में पड़े हुए थे, उनको उनके आचरण पे वोट पड़ा था, उनके बिहेव पे वोट पड़ा था। अगर विनोद डोभाल जी उस कैलकुलेशन को अपने ऊपर घटा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना है। ये कोई इंडस्ट्री लगाने जैसा नहीं है कि आपने 2 करोड़ 3 करोड़ पे 4 करोड़ पे 5 करोड़ पे इन्वेस्ट किया और आपकी फैक्ट्री लग गई, आपका उद्योग लग गया, आपका धंधा लग गया। ये व्यापार नहीं है, ये राजनीति है, और राजनीति संघर्ष मांगती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसका राजनीति में सबसे लंबा संघर्ष होगा, राजनीति की समझ पैदा जिसके जिस व्यक्ति के अंदर होगी, समाज के जो संवेदनाएं हैं, सुख दुख और जो झेलना और खेला खेलना होता है, खाजबाज में जो मेल मिलाप होता है हमारे रवाई में, जिस व्यक्ति का गहरा होगा वही चुनाव जीतेगा। आरोप प्रत्यारोप या किसी की कीमत लगा देने से ये चुनाव प्रभावित नहीं होता है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, उनका स्ट्रेंथ, उनका व्यापार है, उनका धन है, वो उस ग्राउंड पे चुनाव लड़े। मैंने पहले भी कहा था, व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। सब अपनी कैपेसिटी पे चुनाव लड़ते हैं, अपनी जो सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है उस पर चुनाव लड़ते हैं। उनकी ताकतवर चीज है पैसा, वो पैसे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अतुल रावत जी भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। विजयपाल रावत कांग्रेस का कार्यकर्ता है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहा है, अपने पूरे जीवन के संघर्ष और पार्टी सिंबल के नाम पे चुनाव लड़ रहा है। इसी तरह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो बेचारे इसलिए चुनाव लड़ने के सारे भाजपा के थे, उनको भाजपा का टिकट नहीं मिला तो भाजपा से गुस्सा निकाल रहे हैं। तो पूरे सिनारियो के अंदर आप देखिए, आज हम 8 प्रत्याशी हैं, 8 में से 6 प्रत्याशी तो प्योर भाजपा है। और विनोद डोभाल जी कहें तो वो भी एक मतलब विधायक के छोटे भाई हैं, विधायक भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ ही दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मुझे लगता है कि विधायक जी और उनके छोटे भाई विनोद डोभाल जी दोनों ही राजमाता टिहरी की शिवगामी, हमारी राजमाता माला राजलक्ष्मी जी के राजमाता ही कह के संबोधित करे थे। मैं उनके शब्दों को दोहरा रहा हूं, हमारे तो सांसद है, हम तो डेमोक्रेसी में राज सत्ता को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके शब्द थे कि हमारी राजमाता चुनाव लड़ रही है।
जो व्यक्ति लोकसभा में भाजपा का प्रचार कर रहे थे, आज पूरे बाजार में ये कहा जा रहा है कि भाजपा के खिलाफ आप हमको वोट डालिए, और अगर वो चुनाव जीत भी गए, खुदा ना खास्ता अगर वो चुनाव जीत भी गए, तो चुनाव के बाद उन्होंने फिर भाजपा में जाना है, क्योंकि अभी तक उन लोगों का ये विजन तैयार नहीं है कि भाजपा से अलग होकर के हम कुछ कर सकते हैं। तो विनोद डोभाल जी भी भाजपा की टीम है, अतुल रावत जी भी भाजपा की टीम है, और जितने अन्य ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं ये भी भाजपा की भी टीम है। बस दुर्भाग्यवश उनको टिकट नहीं मिला। कोई हिंदू विश्व परिषद चला रहा था, कोई मुसलमानों को भगाने का काम कर रहा था, कोई कुछ और क्रांति कर रहा था। तो ये सब भाजपा के लोगों में, और भाजपा के जब अंदर जब इतनी बड़ी फूट पड़ी है, तो कांग्रेस के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस कहां पे कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कैडर वोट आज पूरे तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी में खड़ा है। अभी तो हमारा झंडा, पर्चा, बिल्ला, गमछा नहीं पहुंचा है। जिस दिन कांग्रेस का झंडा, बिल्ला, गमछा यहां पहुंच गया, जिस दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता, इस प्रदेश स्तर के नेता, स्थानीय स्तर के नेता इस चुनाव के मैदान में कूदेंगे, उस दिन निर्दलियों की जो हवाएं वो सारी गायब हो जाएगी। अंतोगत्वा इस शहर के अंदर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसकी तानाशाही, जिसका बेरोजगारों पे जुल्म हो रहा है, जिसकी महंगाई की मार है, इसके खिलाफ कांग्रेस के संघर्षशील प्रत्याशी के रूप में विजयपाल रावत चुनाव लड़ेगा। ये फाइट बीजेपी और कांग्रेस की होनी है। जिन लोगों को लगता है कि कोई और निर्दलीय किसी तामझाम की वजह से चुनाव जीत जाएगा, ये उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता है। जो राजनीति के गहरे जानकार हैं, अगर आप उनसे इस मसले में चर्चा पर चर्चा करना चाहेंगे तो आप निर्दलीय को तीसरा स्थान ही बताएंगे। यदि रावत जी तमाम समीकरणों पे और युवाओं के अंदर जो जोश है, तब सब चीजों को हम देख के चले तो कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस पार्टी का एक बैकफुट पे होना क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का खुद का फेलियर है, जो जिस तरीके से आज एक विपक्ष की भी भूमिका कांग्रेस सही से नहीं निभा पा रहा है। कहां पे लग रहा है आपको ऐसा कि विपक्ष की भूमिका निभा पा रहा है? देखिए, कांग्रेस के साथ आज मीडिया नहीं है। हम है ना, नहीं, आप हैं, आप एक स्थानीय चैनल हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है तो पूरा अडानी और अंबानी का है। अगर विजयपाल रावत यहाँ पे देश को संबोधित करके कोई बात कहता है तो मेरी आवाज का एक दायरा है। मेरी आवाज को केरल से कश्मीर तक कौन पहुंचाएगा? मीडिया पहुंचाएगा। तो अगर आज मीडिया किसी एक पक्ष में खड़ा है तो आपको विपक्ष कमजोर दिखाई दे रहा है। विपक्ष कमजोर नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा कौन सा मुद्दा है विपक्ष ने संसद से लेकर के, विधानसभा से लेकर के सड़कों तक नहीं उठाया? आप आज देख रहे आज हो भी इस देश के अंदर जितनी राजनीतिक दल थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। आज नरेंद्र मोदी से एक ही शेर लड़ता है, राहुल गांधी। आज देश के अंदर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हैं। कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म नहीं हुआ। ये जो कांग्रेस है, ये हिंदुस्तान के समाज के बीच से निकली हुई आवाज से पैदा हुई पार्टी है। यदि बात खत्म नहीं हो सकती। यदि बात करें, आपको रोकते हैं, और बात करें आज जो है कांग्रेस के तमाम दागी बागी निर्भागी भाजपा में चले गए हैं, और आज जो है कांग्रेस पार्टी किस तरीके से, यदि आप देखें तो बॉबी पवार जो है एक बड़ी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं कांग्रेस से मजबूत होके। मुझे लगता है कि कांग्रेस से मजबूत तरीके से बॉबी पवार जो है विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हर मुद्दे को बिल्कुल छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उस पे उसकी गहराई तक जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दागी बागी की बीजेपी में जाने की बात आपने जहां तक कही, ये जितने दागी और बागी हैं ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, और अगर ये पॉलिटिशियन हैं भी तो इनका जो असली जो काम है वो कारोबार है। तो जितने कारोबारी रहते हैं वे पार्टियों में नहीं जाते, वे सत्ताधारी पार्टी की तरफ जाते हैं। आज सत्ता में कांग्रेस होती तो भाजपा के अंदर जितने दागी बागी कांग्रेस से गए उनको तो छोड़ो, आप जो भाजपा के अपने दागी बागी हैं वो भी कांग्रेस में नजर आते। तो ये सत्ता का चरित्र होता है। सत्ता की मलाई खानी जिसको होती है वो सरकारों की तरफ जाता है, जिसमें सीडी सीबीआई की जांच बैठ जाए वो वहां चला जाता है। विजयपाल रावत ने खुलेआम अंकिता भंडारी को न्याय देने के मामले में, रवाई घाटी को पृथक जनपद घोषित करने के मामले में, बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में मुख्यमंत्री धामी पुष्कर सिंह धामी का गो बैक के नारे लगाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर विजयपाल रावत पे कोई एलिगेशन होता तो अब तक विजयपाल रावत भी जेल की सलाखों के पीछे होता। अगर हमारा कैरेक्टर साफ नहीं होता तो हम भी आज आपको भाजपा में नजर आते। मैं भी राज्य मंत्री रहा हूं कांग्रेस की सरकार में, मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम में सदस्य था,
मुझे भी राज्य मंत्री का दर्जा था, मैं भी सरकार में चलाया हूं। जब एक सामान्य ग्राम स्तर का नेता भाजपा के नेताओं द्वारा खींचा जा सकता है तो क्या मुझे प्रलोभन नहीं दिए गए होंगे? बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि पूरा जीवन एक दल में काट देना बहुत बड़ी राजनीति है। किसी संसद, विधानसभा और नगर पालिका के अध्यक्ष से जीतना, किसी एक पार्टी में रहना, दल बदलू होना अपने आप में एक राजनीतिक कलंक है। मैं इस कलंक के साथ नहीं जीना चाहता। दूसरी बात आपने कही कि भाई आज विपक्ष की भूमिका में बॉबी कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, वो लड़का होनहार है, उसके अंदर तेज है। मैंने कहा ना, वो सवालों को, वो जनता की नब्ज को छूना जानता है। लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ के चुनाव में त्रिभुवन चौहान के साथ मिलकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया है, उससे कहीं ना कहीं बॉबी कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हुआ है। जैसे कि कपिल देव रावत जी के समर्थकों द्वारा जब निर्दलीय विनोद डोभाल जी को सपोर्ट किया गया तो कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब क्रेडिबिलिटी पे अगर सवाल खड़ा होता है तो उसको साफ करने का जिम्मा प्रत्याशी का होता है, उस व्यक्ति का होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो ये सोचता हूँ कि किसी के साथ अगर बुरा होता है, कपिल के साथ बुरा हुआ, मैं उसके साथ खड़ा था, लेकिन अगर कोई अपने ही हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दे तो उसकी मरहम पट्टी मैं कैसे कर सकता हूं? वो तो उसका अपना निर्णय है। और मैं तो उस बेचारे नौजवान को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भगवान उसकी जीवन का रास्ता प्रशस्त करे, अच्छा रास्ता दिखाए। अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई है, समर्थक गए हैं, कपिल देव रावत नहीं गए हैं। उनको अपने भविष्य का निर्णय लेना है। उन्हें आज भविष्य की राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी की आवश्यकता है। तो अगर उन्होंने निर्णय नहीं लिया है जैसा वो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी अंदर की जो आत्मा है वो जागेगी, अपने समर्थकों के निर्णय पे पुनर्विचार करेगी, अपने समर्थकों को बुलाएंगे, बुलाना ही पड़ेगा। भाई ऐसा तो है नहीं है कि कपिल देव रावत को हम ये कहें कि कुछ कुतरू भाई के या विनोद डोभाल भाई के प्रलोभन में हो गए, ऐसा तो कोई प्रलोभन है नहीं। वो एक राजनीतिक समझौता है, वो सब चीजें, वो एक राजनीतिक समझौता है। कोई प्रोपागेंडा कुछ भी फैलाए कपिल देव रावत के लिए, मैं नहीं मानता हूं कि कपिल देव रावत किसी प्रलोभन में विनोद डोभाल को सपोर्ट करने गए। वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, और अगर पॉलिटिकल एजेंडा है तो पॉलिटिकल एजेंडे बदले जा सकते हैं। 18, 19, 20 और 21 की रात को भी परिवर्तन हो सकता है। तो कपिल देव को अपने भविष्य की राह देखनी है। हमारा भविष्य तो तय है, हम कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम बेहतरीन चुनाव लड़ेंगे। हम अपना विरोधी मुख्य विपक्षी जो हमारी सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी हैं श्री अतुल रावत जी, हम उनको मानते हैं। वो पूर्व चेयरमैन है, उनको सारा शहर जानता है और उस शहर के 80% लोगों को जानते हैं। विजयपाल रावत को आज पूरा शहर जानता है, विजयपाल रावत भी 80% लोगों को जानता है। लेकिन विनोद डोभाल जी के साथ दुर्भाग्य यह है कि विनोद डोभाल जी को पूरा शहर जानता है, उनके फ्लैक्स, उनके भाई, उनके पैसे, उनके रुतबे की वजह से। लेकिन विनोद डोभाल जी इस शहर के 20% लोगों को भी पर्सनली नहीं जानते हैं। ये उनका बैकफुट है। ये पॉलिटिकल एनालिसिस है जो एक मैं राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कर सकता हूं। तो जनता बहुत समझदार है, और आप देख रहे हैं, आप पूरे सोशल मीडिया का कंटेंट उठा के देख लीजिए, आप दौड़ाइए कैमरा लोगों के मुंह पे, लोग साइलेंट हो चुके हैं शहर के अंदर। ये बड़ी बात, लोग साइलेंट हो चुके हैं। आज महिलाएं जितनी परेशान है, उनके बच्चे शराबों में झूलते हुए जो घर आ रहे हैं। आज जो महिलाओं का एक विरोध है, कौन शराब पिला रहा है बच्चों को, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कहना चाहूंगा। पिछले 1 वर्षों से शराब बन रही है शहर के अंदर। आखिर ये जो चुनाव में 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, ये किन चीजों पे खर्च हो रहा है? किन चीजों पे खर्च हो रहा है? और ऐसा, मतलब मैं ये मानता हूं कि एक पॉलिटिकल विजन आदमी का होना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है कि हमारे बड़े भाई संजय डोभाल जी विधायक बन गए, और साला ऐसा कौन सा काम है जो विधायक रहते हुए नहीं हो पा रहा है डोभाल बंधुओं से, जो बड़कोट नगर पालिका चेयरमैन बनकर वो करना चाहते हैं। विजयपाल रावत आज नगर पालिका का चेयरमैन बन रहा है, बड़कोट का चेयरमैन बने, विकास कार्य करेंगे, आगे और शक्ति पाने के लिए विधानसभा बनेंगे। बैक गेयर नहीं मारेंगे ना। अब मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूं, उसके बाद मैं कहूं कि मैं छाछठ अध्यक्ष का चुनाव लड़ूं, ये ठीक वैसा हो जाएगा। तो या तो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है कि सिर्फ हम ही रहेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी हम रहेंगे, नगर पालिका चेयरमैन भी हम रहेंगे, विधायक भी हम रहेंगे। तो डेमोक्रेसी है ये। यहाँ पे अगर आरक्षण की व्यवस्था है तो भी इसलिए है कि कभी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मौका मिले, कभी हमारी मातृशक्ति को मौका मिले, कभी नौजवानों को मौका मिले, कभी अन्य पिछड़ा वर्ग को मौका मिले, इसीलिए तो है। तो अगर आपके अंदर इतनी समझ नहीं है
कि अगर विधानसभा का नेतृत्व आपके भाई कर रहे हैं तो आपको उठा के अपनी ओर से उस नौजवान हंसपाल बिष्ट को चुनाव लड़ाना चाहिए था। सैनिकों के सम्मान में पूर्व फौजी शोभन सिंह जी को चुनाव लड़वाना चाहिए था। आपके गांव के थे, आपके सहभागीदार थे। तो जो सहयोगी हैं उनके साथ जो परिणाम हुआ है, तो कपिल देव रावत के समर्थकों को सोचना चाहिए कि बहुत जल्दी बहुत गरम गरम खाने से कई बार मुंह जल जाता है, तो उससे बचना चाहिए था। तो ये राजनीति है, उनके अपने एजेंडे हैं। उनको लगता है कि हमने धन कमाया है तो हम अपने सोसाइटी में बांटे। रतन टाटा भी अपने सोसाइटी के लिए कार्य करते हैं, अडानी अंबानी भी CSR बजट देते हैं, हर कोई देता है, कंपनी CSR बजट करती, उसमें आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। आपको राजनीतिक आना है तो पहले महात्मा गांधी जब भारत आए थे तो उनको गोखले जी ने कहा था, भाई गांधी जी पहले आप देश का भ्रमण करो ट्रेन के 3rd क्लास के डिब्बे से, देश को समझो पहले। तो मुझे लगता है डोभाल जी को भी इस तरीके से पहले बिल्कुल जमीनी स्तर पे होकर के अपने काम कारोबार को दूर रख करके राजनीतिक साधु बन के जनता की नब्ज टटोलनी चाहिए थी। अगर उनको लगता है कि सारा चुनाव सिर्फ धन की ताकत पे जीता जा सकता है तो ये संभव नहीं है। यदि बात करें आज जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी विजयपाल रावत इस चुनाव में अपने को किस तरीके से देख रहे हैं, और जो 25 तारीख को रिजल्ट परिणाम घोषित होंगे वो आपके पक्ष में किस तरीके से रहने वाले हैं? कुछ मैंने कहा है, कांग्रेस बड़कोट नगर पालिका में अपना पुनः इतिहास दोहराएगी। गरीबों की आवाज बन के चुनाव लड़ रहा हूं। मैं गरीब परिवार से आता हूं। आज मेरे साथ जो समाज खड़ा है उसलिए खड़ा है कि एक गरीब आदमी का व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी का टिकट लाया है। जनता ने आज तक बहुत से गरीब के बच्चों को और गरीब आदमियों को जो है मौका दिया है, लेकिन जब देखते हैं वो गरीब लोग जब गरीब घर का बच्चा बन के आता है सही सवाल। तो उसके बाद जो है वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है गरीब लोगों की और उसका ध्यान न जाके बल्कि चंद ठेकेदारों या ऐसे लोगों पे उनका ध्यान रहता है। तो मुझे इस चीज से बड़ी दिक्कत सी होती है कि लोग बोलते हैं गरीब का बच्चा हूँ। बहुत सटीक किस सवाल, तरीके से बहुत सटीक सवाल। मुझे लगता है कि कंपैरिजन कर लीजिए, मैं भी हूं, अतुल रावत जी भी हैं, विनोद डोभाल जी भी हैं, और मुझे लगता है कपिल देव रावत जी भी हैं। जब हम चारों राजनीति में नहीं थे तो सभी मुझे लगता है गरीब पृष्ठभूमि के थे। डोभाल जी भी बहुत गरीब पृष्ठभूमि के थे। संजय भाई कोई बहुत बड़े टाइकून नहीं थे, या हमारे आदरणीय ताऊ जी श्रीनाथी लाल डोभाल जी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून नहीं थे, भी सामान्य व्यक्ति थे। अतुल रावत जी भी एक गरीब परिवार से बड़े सामान्य व्यक्ति थे। विजयपाल रावत भी गरीब परिवार का व्यक्ति था, आज भी है। मैं ये मानता हूं कि जब ये राजनीति में आए उसके बाद ही वैभव आया है। चाहे डोभाल जी के पास आया हो, चाहे अतुल रावत जी के पास आया हो, ये वैभव राजनीति में आने के बाद आया है। मैंने भी राजनीति का बड़ा सेटअप देखा है। हमने भी मुख्यमंत्री कार्यालयों में रहे, हमने भी बहुत ऊंचा स्तर देखा है शासन प्रशासन का। जब हमारी सत्ता थी, सरकारें थी, मैं तब भी गरीब था, मैं आज भी गरीब हूं। मैंने सत्ता का लाभ नहीं लिया। अगर मैंने सच में गरीबों को भूल करके धन्ना सेठों का दामन थामा होता, धन्ना सेठों की चिंता की होती, तो विजयपाल रावत के भी आज 3-4 स्टोन क्रशर होते, या मेरे भी आज 2-4 इंडस्ट्रियां होती, या मेरे भी आज 15-20 ए ग्रेड के ठेकेदार सपोर्टर होते, या 4-5 शराब माफिया आज मेरे भी सपोर्ट कर रहे होते। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं उस क्रेडिबिलिटी को पार कर चुका हूं, उस अग्नि परीक्षा को पार कर चुका हूं। और ये जितने लोग हैं जिनके मैंने नाम गिना, मैंने इनसे बड़ा राजनीतिक सेटअप देखा है। भगवान की कृपा से मैं आज भी उसी स्थिति में हूं जिस स्थिति में छात्र संघ अध्यक्ष का जीवन जिया करता था। मैंने सड़कों का संघर्ष का रास्ता तब भी नहीं छोड़ा और आज भी नहीं छोड़ा है। मैं कल भी पार्टी के लिए दरी बिछाता था। सत्ता में जब पार्टी आई तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ काम करने का अवसर भी मिला, और आज पार्टी जब बुरे क्षण में तब भी पार्टी की दरियां बिछा रहा हूं, झंडे लगा रहा हूं। और पार्टी ने अगर मुझे प्रत्याशी बनाया है तो मैं समझ सकता हूं कि मैंने जो संघर्ष देखा है तो मैंने सिर्फ एक गरीब आदमी संघर्ष देखा है। मैं नौजवानों के लिए और इस शहर के नगरीय ढांचे के लिए और इस नगर के भीतर जो 2 गांव हैं, हमारा बड़कोट गांव, हमारा छटांगा और हमारा चक्कर गांव जो नया अभी ऐड हुआ है, इनके जो हकूक हैं, उनकी जो छानियां हैं, खेत हैं, खलियान हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, जो पशु के चरणों के क्षेत्र हैं, वो इस बड़कोट के नगर पालिका के भीतर कहीं खत्म ना हो जाए।
तो इन गांवों की मौरसदारी को बचाने के लिए भी मैं लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। इस शहर के अंदर हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, हमारी माँ भगवती का मंदिर है, हमारा चंद्रेश्वर बाबा का मंदिर है, हमारा हमारा अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर है। हम ये चाहते हैं कि यात्रा सीजन के दौरान, ये यात्रा का मुख्य पड़ाव है, वहां पे भंडारण की व्यवस्था हो। माँ भगवती का जो भादों का मेला होता है इतना बड़ा, उसका आयोजन नगर पालिका कराए। नवरात्रों में हमारे यहाँ एक नगर पालिका की एक जवाबदेही तय हो कि भाई अनुष्ठान में आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ का जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण है, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। नगर पालिका की आय बढ़ाना हमारा काम है। नगर पालिका के विकास के लिए केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के बजट लाना हमारी आय है। वो किसी नेता की चाटुकारिता करके नहीं लाएंगे हम। वो अपनी जो हमारी शिक्षा, दीक्षा और राजनीतिक कौशल है, अनुभव है, उसके आधार पर लाएंगे बजट। रावत जी, यदि बात करें, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि तमाम बड़कोट नगर की इस राजनीति में यदि कोई बड़ा बदलाव होगा तो किन आधारों पे होने वाला है? और कहीं ना कहीं एक पुराना इतिहास रहा है कि बड़कोट गांव अंततः एकजुट, एकमुठ होके सामने आता है। कितनी सत्यता है? सत्यता है, ये इतिहास रहा है। बड़कोट गांव हमेशा एकजुट रहा है, एकमुठ रहा है, वो सत्यता है। लेकिन आज अगर इस नगर पालिका के अंदर 11,000 से ऊपर वोट हैं और बड़कोट गांव और छटांगा मिला के 2200 वोट हैं और चक्कर गांव में 350 वोट हैं, तो जो बड़ा सेंटर वोटों का है वो नगर पालिका का बाजार है। तो अब वो स्थितियां नहीं रही कि जब गांव का वोट डोमिनेंट हो जाता था और बाजार का वोट कम हो जाता था। तो मुझे लगता है कि आज वो स्थितियां भी नहीं है। आज जिस तरीके से बड़कोट गांव के लोग हर किसी को मतलब वोट कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि विनोद डोभाल जी ही वोट ले जा रहे हैं। विजयपाल रावत का जीवन गुजरा है बड़कोट के अंदर, तो ऐसा नहीं है वोट मुझे भी यहाँ से बहुत मोटी संभावनाओं में प्राप्त हो रहे हैं। आज वो स्थिति नहीं है। आज पर्सनल संबंधों पे वोट देते हैं। जहां तक रही विकास की बात, इस शहर में जो नगर का आधारभूत ढांचा है, मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। ये पूरी रवाई वैली की जो बनाल, ठकराल, फूलदार, गीट पट्टी, बड़कोट पट्टी है, उसका बाजार है। इस बाजार से लोग यहाँ पे सामान लेने आते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी सामान लेने आते हैं। उनको जब बाजार में कहीं पे बैठना हो या अपनी बस का इंतजार करना हो या किसी का इंतजार करना हो, तो नगर पालिका की तरफ से एक बेंच तक बाजार के अंदर मौजूद नहीं है। पूरे बाजार में मजबूरन कभी किसी की दुकान के बाहर, कभी किसी होटल में बैठना पड़ता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। शौचालय के लिए आप नगर पालिका के शौचालय उठा के देख लो भाई साहब, आप वहां चक्कर खा जाओगे, इतनी बदबू वहां पे आती है। साफ सफाई के अलग ये बेसिक चीजें है। सामान्य आदमी के पेयजल के लिए बाजार के अंदर कोई व्यवस्था नहीं। ये सामान्य चीजें हैं, बहुत मौलिक चीजें हैं, कॉमन चीजें। नगर पालिका की बस नहीं है। आज भी बच्चे पैदल यहाँ से टटाओ जा रहे हैं। 2 नगर पालिका की बस संचालित हो जाए, नगर पालिका के बाइलॉज में है, कोई नई चीज नहीं कह रहे हम। वो बसें संचालित की जा सकती है इस वैली के अंदर, जिसमें छात्रों के लिए निःशुल्क किराए की व्यवस्था होगी। कोई किराया नहीं लिया जाएगा उनसे। कितना बड़ा समाधान हो जाएगा। जहां पे आज पुस्तकालय वाचनालय है, ऐसे पुस्तकालय वाचनालय और खोले जाएं। जहां पे एजुकेशन सेंटर के पॉइंट है, वहां पे वाईफाई, इंटरनेट के फ्री जोन खोले जाए। के जो ढांचा है, जिसमें मतलब ऑडिटोरियम है, खेल मैदान है, बसें हैं, इन मूलभूत सुविधाओं पे काम करूंगा। जैसे मैंने कहा कि नगर पालिका में जो गांव के लोग आते हैं उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो, ग्रामीणों के सामान जो उनकी नगदी फसल है उसको बेचने के लिए बाजार तैयार हो। तो जो आधारभूत ढांचा शहर का है उस पर काम करेंगे। लोगों के लिए अगर आज 100 दुकानें, उनका भविष्य खराब हो रहा है, तो कम से कम 200-300 दुकान खोल के देंगे। जो गरीब है उसकी पात्रता रखेंगे। 50,000 जैसी पगड़ी मांगी पिछली बार, इस तरह की पगड़ी नहीं मांगेंगे। एक 100-200,000 रुपए का फॉर्म होगा, उसको फॉर्म भरेंगे और गरीबी की पात्रता के आधार पर उनको स्वरोजगार और दुकानें आवंटित करेंगे। तो चलिएगा, ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका बड़कोट के प्रत्याशी विजयपाल रावत थे, और एक अच्छा विजन और अच्छी सोच के साथ और अच्छी सूझबूझ, राजनीतिक परिपक्वता के साथ आप जो है चुनाव में अपना प्रतिभाग कर रहे हैं। आपको बधाई, शुभकामनाएं, साथ ही प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद। हम तमाम दर्शकों को यही संदेश देंगे कि आप पल पल की अपडेट के लिए हमें जरूर देखें, सुने और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।